दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी पर आपके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था। इसे लेकर दिल्ली पुलिस दोनों के घर पहुंच गई, नोटिस थमा दिया, सबूत मांगे हैं। इसके बाद आपने बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। पार्टी का पक्ष रखते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि मैं क्राइम ब्रांच के राजनीतिक आकाओं को बताना चाहती हूँ कि आपको भी पता है कि कौन वो लोग हैं जो पिछले 7-8 साल से एक एक करके विपक्ष की सरकारों को तोड़ रहे हैं। वही लोग हैं जो आपके एमएलए से संपर्क कर रहे हैं। आपके विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर उन्हीं लोगों ने दिए हैं जिन्होंने 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल करवाया था। गोवा में जुलाई 2019 में 14 विधायकों को तोड़ा था। 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों को तोड़ा गया। जो उनको पैसा देने ऑफर करने आए थे वही आपको ऑफर करने आए थे। 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 22 विधायक तोड़े। जो लोग उनको खरीदने आए थे, तोड़ने आए थे, वही आपके विधायक के पास आए। मुंबई में नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे सीएम बने। जून 2022 में शिंदे और उनके विधायकों को जिन्होंने तोड़ा, उन्होंने ही आप विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश की। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बीजेपी में शामिल होने को कहा जा रहा है, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बाकी नेताओं की तरह मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं तो सभी आरोप हट जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। इस समय यात्रा झारखंड से होकर गुजर रही है। रविवार को झारखंड के धनबाद से यात्रा शुरू हुई। इस दौरान यात्रा में भारी भीड़ देखी गई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा, पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी है, लेकिन मोदी सरकार इन्हें चुनिंदा 2-3 अरबपतियों को पकड़ा रही है। मुझे लगता है थोड़े समय में झारखंड की स्टील इंडस्ट्री को भी ये अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा देंगे। हम इसके खिलाफ खड़े हैं। राहुल ने कहा, आखिरी बात और शायद सबसे जरूरी बात, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जल, उनका जंगल और उनकी जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। हम आपके साथ खड़े हैं। आपको शिक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार के लिए हम 24 घंटा काम करेंगे और इन चीजों को आपको दिलवा के दिखाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका लक्ष्य देश को जोड़ना था। हमने देश को ये संदेश दिया कि कांग्रेस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है। इस बार हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा शुरू की है, जिसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज देश में आर्थिक अन्याय हो रहा है। देश के चुनिंदा पूंजीपतियों को आपकी सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा, इसके साथ ही नोटबंदी और जीएसटी के कारण जो बेरोजगारी फैली है, ये यात्रा उसके खिलाफ है। पहले पीएसयूज में आपको रोजगार मिलता था, उन सभी का एक एक कर निजीकरण किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार झारखंड की स्टील इंडस्ट्री भी अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप। चंपाई सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। इससे पहले आज शाम को महागठबंधन के विधायक हैदराबाद से वापस राज्य लौट आए। उन्हें अभी गेस्ट हाउस में रखा गया है। फ्लोर टेस्ट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन की तरफ से राज्यपाल को 43 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा गया था, जबकि हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन है, जिसे विधानसभा में साबित कर दिया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। बता दें कि 2 फरवरी को चंपाई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें बहुमत से निकलने के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 10 दिनों का समय दिया था, लेकिन चंपाई सोरेन ने 5 फरवरी को विधानसभा सत्र बुला लिया। सरकार को बहुमत साबित करने का पूरा भरोसा था, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगाया और विधानसभा का सत्र बुला लिया गया। 7 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में अधिकांश मंत्री जेएमएम और कांग्रेस के कोटे से होंगे। कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह का नाम मंत्री बनने वालों की सूची में शामिल बताया जा रहा है। इनके अलावा बसंत सोरेन और सीता सोरेन भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को इस्तीफा दिया था,
जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 31 जनवरी को ही महागठबंधन ने चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुनते हुए राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 2 फरवरी को चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और राजद कोटे से सत्यानंद गुप्ता ने शपथ ली थी। अपने अधिकारों को पाने और मांगों को मनवाने की खातिर लद्दाख की जनता को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। लेह चलो आह्वान के बीच कारगिल और लेह के अतिरिक्त लद्दाख के दूर दराज के लोग लेह के एनडीएस स्टेडियम में एक साथ मिलकर प्रदर्शन किया। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर 4 फरवरी को भी प्रदर्शन जारी रहा। लेह में कड़कड़ाती ठंड के बीच हजारों लोगों ने सड़कों पर मार्च निकाला। इससे पहले 3 फरवरी को लद्दाख में बंद का ऐलान किया गया था। प्रदर्शन का नेतृत्व लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कर रही है। इनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान की 6ठी शेड्यूल को लागू किया जाए। साथ ही लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। सामाजिक कार्यकर्ता और मेगासिटी पुरस्कार से सम्मानित सोनम वांगचुक ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लद्दाख के लोगों ने बताया वे केंद्र शासित प्रदेश में नौकरशाहों के एक अंतहीन शासन के तहत नहीं रह सकते। वे केवल पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं जिसमें वे शासन के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को चुन सके। इसी के लिए प्रदर्शन में शामिल लोगों ने क्षेत्र में से कम 2 लोकसभा सीटें तय करने की मांग की है। बता दें कि पिछले साल 2023 के दिसंबर में केंद्र सरकार ने लद्दाख में अपनी पहली बैठक की थी और लेह और कारगिल के दोनों निकायों से अपनी मांगों को लेकर लिखित में देने को कहा था। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद अगस्त 2019 में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था। लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शिंदे सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अहमदनगर में एक रैली में कहा, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मैंने 16 नवंबर 2023 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वजह ये थी कि सरकार ने ओबीसी कोटे में मराठाओं को पिछले दरवाजे से एंट्री दी थी। भुजबल ने यह भी कहा कि मैं इस्तीफे को लेकर 2 महीने से चुप रहा क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम ने इस बारे में बोलने से मना किया था। मैं मराठा आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन राज्य में जो ओबीसी कोटा है उसे मराठा के साथ शेयर करने के खिलाफ हूँ। दरअसल 27 जनवरी 2024 को सीएम शिंदे ने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे की मांगे मान ली थी। इसके साथ ही मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल कर उन्हें आरक्षण देने का ऐलान किया था। भुजबल इसके विरोध में थे। इसके बाद शिंदे सरकार में बीजेपी के मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने भुजबल से इस्तीफे की मांग की थी। इसे लेकर भुजबल ने कहा, मुझे बर्खास्त करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस्तीफा दे चुका हूं और ओबीसी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 54% से 60% है। फिर भी विधायकों और सांसदों को मराठा वोट खोने का डर लग रहा है। शिंदे सरकार के मराठा आरक्षण की मांग को मानने के बाद छगन भुजबल ने 29 जनवरी को कहा था, ओबीसी समाज से मुंह का निवाला खींचने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी आयोग अब मराठा आयोग हो गया है। मराठा समुदाय के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है उसे रद्द किया जाना चाहिए। मामला बिगड़ता देख 29 जनवरी को ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं भुजबल से बात करूंगा, वे अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं। अगर ओबीसी समुदाय के साथ कहीं भी अन्याय होता होगा तो उसमें सुधार किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी शिंदे सरकार के इस फैसले का विरोध जताया था। नारायण राणे ने कहा, मैं मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के लिए गए फैसले से सहमत नहीं हूँ। इससे राज्य में असंतोष पैदा होगा क्योंकि मराठा समुदाय, जिसकी एक ऐतिहासिक परंपरा है, का सफाया कर दिया जाएगा और अन्य पिछड़े समुदायों पर अतिक्रमण किया जाएगा। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्पष्टीकरण दे पाएंगे, लेकिन मैं अभी केवल इतना ही कह सकता हूं कि छगन भुजबल का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव करीब है और चुनावों में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मोदी सरकार मुश्किल में दिख रही है। विपक्ष मोदी सरकार की कमजोरियों को उजागर करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई की समस्याओं से देश का युवा बेहाल है और सरकार अपने उद्योगपति मित्रों की सगी बनी बैठी है। प्रियंका ने कहा कि देश में करीब 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं और हमारे करोड़ों युवा नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं,
लेकिन पिछले 10 सालों में बीजेपी ने दिखावे के सिवा कुछ नहीं किया। सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली बीजेपी की सरकार ना पहले से मौजूद नौकरियां दे पाई और ना ही नए रोजगार बना पाई। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी चुनावों में गारंटी देते हैं, असल में उनकी गारंटी बेरोजगारी की ही गारंटी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, देश में नौकरियों की कमी है, वो स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था के नोदानीकरण के कारण है। बेरोजगारी को लेकर किए गए नए विश्लेषण का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव ने बताया कि नौकरी करने वाले भारतीयों का प्रतिशत 10 साल पहले की तुलना में काफी कम है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में युवा बेरोजगारी दर सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। इस बीच प्रधानमंत्री युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए देश की संपत्ति को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। ये पिछले 10 साल के जीतन राम मांझी ऐलान कर रहे हैं कि महागठबंधन की ओर से उन्हें सीएम बनने का ऑफर आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी कहा है, मांझी हमारे साथ आए और सीएम बन जाएं। आरजेडी भी मांझी के साथ है, लेकिन मांझी इस समय एनडीए के साथ है। वो 2 मंत्री पद और महत्वपूर्ण विभाग मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार मांझी की मांग नहीं सुन रहे हैं, उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे रहे। लेकिन एनडीए के दूसरे सहयोगी मांझी का समर्थन कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जब एक निर्दलीय को मंत्री बनाया जा सकता है तो मांझी की मांग भी सही है, उन्हें 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। लेकिन इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने दावा किया है कि जीतन राम मांझी को सीएम बनाया जाना चाहिए। अगर एनडीए नहीं तो इंडिया गठबंधन से मांझी सीएम बन सकते हैं। मांझी पहले भी सीएम रह चुके हैं, इसलिए उन्हें प्रशासनिक अनुभव है। झारखंड में ऐसा पहले हो चुका है कि जब एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को सीएम बनाया गया था। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि अगर मांझी को सीएम नहीं बनाया गया तो एनडीए सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। मांझी के पास तो पहले से ही ऑफर है कि वो कभी भी महागठबंधन में शामिल होकर सीएम बन सकते हैं। ऐसे में बीजेपी इस समय दबाव में दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश की जगह वो मांझी को